अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया। आज हमारा सेशन निकल के आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, करंट के रिगार्डिंग। तो अब ये मेरा नया 3rd यूनिट शुरू हो रहा है। अगर आप अपनी अपनी रेफरेंस बुक देखें तो इसमें से ये 3rd यूनिट मेरा शुरू हो रहा है, ठीक है। इस 3rd यूनिट की आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं आपको। आज इंट्रोडक्शन निकल के आएगी इस यूनिट में। तो इसके बीच में इंट्रोडक्शन खत्म करने के बाद जैसे जैसे ये यूनिट आगे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे कि हम इसके कंपटीशन जेई मेंस के क्वेश्चंस के बारे में या नीट के क्वेश्चंस के बारे में भी साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम को तो कवर करेंगे, प्लस 2 की बोर्ड क्लास को तो कवर करेंगे। इसके अलावा जेई मेंस हो गया या नीट के क्वेश्चंस हो गए, वो साथ के साथ चलते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन इसलिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स होता क्या। आज के दिन हमने सिर्फ डिस्कशन करनी है मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करनी है, ठीक है। आज के दिन में हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होगा तभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स को स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। अब जिसके कारण इफेक्ट्स को स्टडी करना है, जिसके इफेक्ट्स को स्टडी करना है, पहले उसके बारे में तो पता हो। तो आज का सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है हमारे लिए, ठीक है जी। इसके बीच में अब ये यूनिट की खासियत ये निकल के आती है, इंपॉर्टेंस इस यूनिट की ये निकल के आती है, इस यूनिट में वेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। आपके जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस निकल के आएंगे, न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे, डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर्स के साथ साथ चलेगा, ठीक है। भले ही +1 क्लास में आपने वेक्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, जो भी बातें निकल के आ रही हैं, यहाँ पर एक बार सारे वेक्टर्स के कंसेप्ट मेरे साथ साथ चले, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे के सारे वेक्टर्स के कंसेप्ट साथ के साथ एक्सप्लेन करता जाऊं। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इन केस अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि वेक्टर्स +1 में आपने अच्छी तरह से किया हुआ, अगर वेक्टर का कोई पॉइंट आपको बीच में समझ नहीं आता तो प्लीज एट दैट पॉइंट आप मुझे रोक के तब की साथ के साथ ही वेक्टर्स के पॉइंट क्लियर करते जाए, ठीक है। वैसे मैं आपको कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं वेक्टर्स भी साथ साथ बताता जाऊं, ठीक है। बट फिर भी अगर बीच में एक आध पॉइंट अगर मेरा मिस हो जाता है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपने +1 में किया हुआ है, ठीक है, तो आपको तो ये आता ही होगा। अगर मैं बीच में ये मान के चल जाता हूं तो प्लीज बीच में जहां पर आपको लगे कि यहाँ पर समझ नहीं आया, मुझे डायरेक्शंस के बारे में प्रॉपर पता नहीं चला, तो मुझे पूछते जाइए, रुकेगा मत, शर्माइएगा मत, ठीक है। पंजाबी में कहावत है, जिन्ने कितनी शर्म औंदे फुट्टे करम, ठीक है। सो शर्म वाली कोई बात नहीं है अगर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को समझ। अब इस यूनिट के बारे में अगर मैं बता दूं तो इसकी वेटेज सबसे ज्यादा निकल के आती है, इसकी वेटेज मेरी बात सबसे ज्यादा निकल के आती है। और ये एट द टाइम ऑफ रिवीजन सबसे ज्यादा तंग करता है बच्चों को। रिवीजन में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा निकल के आती है, बड़ा कुछ है इस यूनिट के अंदर, ठीक है। तो चलिए आयो शुरू करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, बहुत पुराने समय की बात है, ठीक है। ये कह लो कि आपके पापा के पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, दादा के दादा, दादा के दादा, उनके दोस्त के दोस्त, दोस्त के दोस्त ने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया किसी और कंट्री में, ठीक है। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने क्या देखा, एक उसने वायर दी, ठीक है। उस वायर के अंदर उसने करंट आई को सेंड किया, उस वायर के अंदर उसने करंट आई सेंड किया। जब उस वायर के अंदर उसने करंट आई सेंड किया तब वो धीरे धीरे उसके पास मैग्नेटिक कंपास को लेके जाना शुरू कर दिया। उसने नोट क्या किया, मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन इंक्रीज करती है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास अगर करंट कैरिंग वायर के पास आती है, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है। ये आपने 9th-10th में पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। 9th में हमने ये बातें पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। यहां से उसने ऑब्जर्वेशंस को नोट करते हुए अगली ऑब्जर्वेशन चेक की, जब वायर के बीच में
उसने करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट ले ली। अगर उसने करंट की डायरेक्शन वायर के बीच में ऑपोजिट ली तो साथ के साथ मैग्नेटिक कंपास की भी डायरेक्शन जो है ऑपोजिट होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस, वो साथ के साथ क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो मेरे पास ये निकल के आया, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन निकल के आया। ठीक है, तो यहां से उसने कंक्लूजन करना शुरू किया। क्या कंक्लूजन उसने देना शुरू किया कि भाई जिस भी करंट कैरिंग वायर में से, मतलब जिस भी वायर में से करंट पास कर रहा है उसके पास क्या होती है, कुछ ना कुछ एक फील्ड होती है, और उस फील्ड को उसने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। उस फील्ड को नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे जैसे कंपास को वो उसके पास लेके आता गया, डिफ्लेक्शन क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। डिफ्लेक्शन क्या करती है, इंक्रीज करती है, और जैसे जैसे वो उसके दूर लेके जाता है तो डिफ्लेक्शन कंपास की क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो यहां से उसने कंक्लूड किया था कि उसके पास कुछ ना कुछ, मतलब करंट कैरिंग वायर के पास कुछ ना कुछ फील्ड होती है, और उस फील्ड को उसने नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को उसने रिप्रेजेंट करना शुरू किया बी के साथ। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, बी वेक्टर डाल दिया। अब ये नोट कर लो, इसका सिंबल क्या निकल के आ रहा है, बी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल मेरे पास ई निकल के आता है, ठीक है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल मेरे पास क्या निकल के आता है, बी निकल के आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी मेरी क्या निकल के आती है, वेक्टर क्वांटिटी निकल के आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर ये एक्सपेरिमेंट करना भी हो, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अंडर दी ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है, अगर फिर भी अगर आपने चेक करना हो तो घर में अगर करंट कैरिंग कोई वायर भी जा रही है विद इंसुलेशन, ये ध्यान रखिएगा इंसुलेशन हो, ऐसे ना हो कि हाँ यार आप वायर की इंसुलेशन उतार के उसमें से करंट पास कर लो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, ऐसा काम मत करना भैया घर में बैठ के। ठीक है, अगर इंसुलेशन भी हो वायर के बीच में, ठीक है, तब भी अगर उसमें से करंट पास कर रहा है, इवन देन कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगी। ठीक है, इंसुलेशन के साथ भी वो डिफ्लेक्शन शो कर देगी, थोड़ी कम कर देगी डिफ्लेक्शन शो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी। ठीक है, अब अगर आप में से कोई महान हस्ती निकल के आई और उसने ये कह दिया कि भाई सर मैं तो वायर लेके जा रहा था, वो मैं वायर के पास मैग्नेटिक कंपास लेके गया, लेकिन कंपास में तो डिफ्लेक्शन नहीं शो की, तो मैं बार बार रिमाइंडर दे रहा हूं, वायर अगर आप सिंपल वायर लेके जा रहे हो उसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तब ये नहीं, नेसेसरी कंडीशन इसके अंदर एक ही निकल के आती है। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि वायर के अंदर करंट पास होना चाहिए, करंट पास होना चाहिए वायर के अंदर, तभी डिफ्लेक्शन शुरू होगी। अगर वायर के अंदर करंट नहीं जा रहा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही करंट को जीरो करोगे मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाती है, ये बात याद रखो, मैग्नेटिक कंपास की डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाती है। ठीक है जी, अब एक और एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब करंट कैरिंग, ठीक है, जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसके पास दिस टाइम, ठीक है, अब जो करंट कैरिंग वायर है, प्लेस ए चार्ज नियर इट। ठीक है, इट मींस कंपास को रिप्लेस कर दिया, कंपास इज रिप्लेस्ड बाय चार्ज। कंपास को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, चार्ज के साथ रिप्लेस कर दिया। करंट कैरिंग वायर वैसे की वैसी है, लेकिन दिस टाइम कंपास जो हम पास में लेके आ रहे थे करंट कैरिंग वायर के पास, उसे रिप्लेस कर दिया बाय चार्ज। अब चार्ज तो अच्छी तरह से मालूम, ठीक है,
चार्ज के बारे में तो अच्छी तरह से पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में हम चार्ज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ के आए। ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज निकल के आ रहा है, ठीक है। अब इसके पास मैं करंट कैरिंग वायर ले जाता हूं, ये मेरे पास निकल के आ रही है करंट कैरिंग वायर, आई करंट उसमें से पास कर रहा, क्यू चार्ज उसके पास आकर दिया। अब इनिशियली क्या किया, ये भी एक्सपेरिमेंट है। इनिशियली क्या किया, चार्ज को रेस्ट पे रखा। इनिशियली क्या किया, चार्ज को हमने रेस्ट में रखा। जब चार्ज को रेस्ट पे रखा तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, ठीक है, जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसने ऑब्जर्व क्या किया, देयर इज नो चेंज, ठीक है। मतलब चार्ज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहा, ठीक है। चार्ज के अंदर कोई चेंजेस नहीं निकल के आ रहे, ठीक है। उसने मैग्नेटिक कंपास को रिप्लेस करके चार्ज को जब प्लेस किया तो पहला केस उसने उठाया जब चार्ज रेस्ट में था, ठीक है। तो उसने नोट किया कि चार्ज के ऊपर तो कोई केसेस नहीं निकल के आ रहे, कोई भी चेंजेस नहीं निकल के आ रहे। ऑल्दो एक बात याद रखिएगा, ये करंट कैरिंग है, इट मींस इस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं लगा रही। चेंजेस नहीं लगा रही मींस फोर्स नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर। So charge at rest when placed in a magnetic field experience no force। ये मेरी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट की निकल के आ रही, ये मेरी एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही थी, ठीक है। लेकिन आप इसी चार्ज को अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में अगर यही चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू होता है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रेस्ट के ऊपर चार्जेस भी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। चार्जेस एट रेस्ट भी, चार्जेस एट रेस्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो याद ही होगा, ये तो सभी को याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आए हैं, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अगर वेक्टर की फॉर्म में लेना है तो F वेक्टर, अगर ये भी नहीं आता तो पापी हो तुम तो, ठीक है। फिर तो मतलब फिजिक्स को मारने की कोशिश कर रहे हो, खून करने की कोशिश कर रहे हो फिजिक्स का, अगर ये भूल के बैठे हुए। प्लस 2 क्लास के फिजिक्स को फिजिक्स ने तुम्हें क्या मारना, तुम तो पहले से ही फिजिक्स को मारने में लगे हुए हो, अगर तुम्हें ये नहीं याद किसी को कि F इज इक्वल टू QE है। अब अगर इसमें अगर चार्ज रेस्ट पे भी होता है इवन देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। बट मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्जर्वेशन हमें क्या बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्जर्वेशन बता रही थी कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये एक्सपेरिमेंट नहीं बताया हम, ये एक्सपेरिमेंट नहीं बताना शुरू किया, ठीक है। तो उसने क्या किया दिस टाइम, अगली बार उसने क्या किया, उसने फिर से वायर लिया, सेम करंट लिया। अब इस टाइम उसने क्या किया, जो चार्ज था उसे v वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। अब मैं डायरेक्शन बता दिया साथ में, v वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दो, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन निकल गया। अब जैसे ही चार्ज मोशन में निकल के आया तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि चार्ज ने अचानक इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया, टुवर्ड्स, ठीक है। चार्ज स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स वायर, ठीक है। ये उसकी क्या निकल के आ रही है, ओरिजिनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन के अंदर। बट मैग्नेटिक फील्ड ने उसके ऊपर क्या किया, फोर्स लगाया। मैग्नेटिक फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाया जिसके कारण उसकी ये फाइनल वेलोसिटी निकल के आ रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब ये फाइनल वेलोसिटी किसके कारण निकल के आ रही है, ये वाले फोर्स के कारण निकल के आ रही है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, किसके कारण निकल के आई, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड।
सो वी कैन फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड हैज ए पिक्यूलियर नेचर, बड़ा अजीब सा नेचर है मैग्नेटिक फील्ड का। अजीब नेचर क्या निकल के आता है कि अगर चार्ज मोशन में है, ठीक है, इफ चार्ज इज इन मोशन, इफ चार्ज इज इन मोशन, ठीक है, ओनली देन it applies a force on it, ठीक है। रेस्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, रेस्ट में जब होता है तो वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ठीक है। तो यहां से मेरा डिफरेंस क्लियर निकल के आ रहा है एक, ठीक है। ये डिफरेंस आप देख सकते हो, नोट करते जाओ यहां से। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी वेक्टर क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। यहां से मेरा डिफरेंस निकल के आ रहा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइज ए फोर्स ऑन चार्ज, ऑन चार्जेस एट रेस्ट as well as in motion, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बड़ा कुछ पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, रेस्ट पे अगर कोई चार्ज पड़ता है तब भी उसके ऊपर फोर्स लगा देता है, अगर कोई चार्ज मोशन में है तब भी उसके ऊपर फोर्स लगा देता है। बट मैग्नेटिक फील्ड का हमें क्या नेचर समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर अप्लाइज ए फोर्स on charges in motion only, ठीक है। ये हमारी क्या निकल के आ रही है, एक एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रही है, ये सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो। जितनी भी मैंने स्टोरीज तुम्हें सुनाई है अभी तक की, जितनी भी कहानी मैंने बताई है, ये सारी की सारी अलग अलग बुक्स में छपी हुई है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अलग अलग सारी बुक्स में नहीं मिलती। अब एनसीईआरटी जो शुरू करता है, ठीक है, एनसीईआरटी शुरू करता है, जो मैं अब टॉपिक शुरू करने वाला हूं। एनसीईआरटी के बीच में ये वाला आपको कुछ नहीं मैटर मिलने वाला, इवन कि आपकी रेफरेंस बुक्स भी जो डिफरेंट निकल के आ रही हैं उसमें नहीं मिलता। हाँ, एचसी वर्मा में मिलेगा आपको, बाकी रेफरेंसेस में शायद ही मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में से ये बातें ढूंढ के बताई गई हैं, सारी बुक्स में ये नहीं मिलती। तो इसलिए बड़े ध्यान से जितनी भी ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है, बड़े ध्यान से इन्हें नोट कर लीजिए। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस निकल के आ रही हैं, ठीक है, जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इन्हें बड़े ध्यान से एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सारी की सारी आपको मिल रही है, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो भी निकल के आएगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अभी हम नहीं स्टडी करने वाले, विल बी स्टडीड लेटर ऑन, लेटर आगे यूनिट के आगे में बात करेंगे फोर्स के बारे में, ठीक है। यहां पर अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को फोर्स की हेल्प के साथ बताने की कोशिश की है कि भाई एक कोई एक अदृश्य इनविजिबल कोई ना कोई एक चीज है, ठीक है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, सराउंडिंग में है मेरी, मेरे घर में है। जब भी कोई वायर में करंट पास कर रहा है तो उसके बीच में है वो चीज, ठीक है, जो मुझे दिखाई नहीं दे रही। और उसे ऑब्जर्व कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास या फिर विद द हेल्प ऑफ ए चार्ज, उसे ढूंढने की कोशिश की। भूत नहीं है पहली बात, ठीक है। इनविजिबल फील्ड है ये मेरी, जो हमारी सराउंडिंग्स में निकल के आ रही है। इवन के सन की रेज में भी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और उन्हें ऑब्जर्व कैसे किया, हमने कैसे उन्हें डिस्कवर किया, ये अभी तक की स्टोरी के अंदर आपको समझ में आ गया। उसे स्टडी कैसे किया, हमने डिस्कवर कैसे किया, उसकी डिस्कवरी के बारे में बातें की हैं, ठीक है। सो हम वापस अपना टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मिले।
अब इतना तो पता चल गया था कि एक फील्ड लग रही है कुछ ना कुछ, इतना तो हमें समझ में आ गया था कि एक फील्ड लग रही है कुछ ना कुछ, जिसका सिंबल क्या निकल के आ रहा है, बी वेक्टर निकल के आ रहा है। अब इसे और ज्यादा स्टडी करने के बारे में तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को ही स्टडी करेंगे, ठीक है। इसके द्वारा लग रहे, इसके कारण लग रहे फोर्सेस को बाद में देखेंगे, तो बात की कहानी, ठीक है। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, एसआई यूनिट्स ऑफ बी वेक्टर की बात करूं, ठीक है, एसआई यूनिट्स ऑफ बी वेक्टर जो इसके निकल के आते हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल निकलते हैं। ये एसआई यूनिट्स निकल गया, ये इसके एसआई यूनिट्स निकल गया, ठीक है। कैसे ड्राइव कर सकते हैं आगे चल के, तो वैसे फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा, लेकिन यहां पर अगर रफली ड्राइव करना हो तो कैसे, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में फोर्स हम कैसे करते थे, ठीक है। यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब चार्ज करंट की टर्म्स में अगर आपको याद हो, ठीक है, चार्ज अगर करंट की टर्म्स में याद हो तो चार्ज को रिप्लेस कर दिया I इंटू टी के साथ, E को रिप्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो इधर आ गया फोर्स। तो ये फोर्स के न्यूटन निकल के आए, B के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, एम्पेयर, ये क्या निकल के आ रहा है, टाइम, ठीक है। तो इसकी हेल्प के साथ आप डिवाइड कर सकते, फाइंड कर सकते हो। इससे ज्यादा जिक्रों में मत पड़ो, आगे चलेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा, वहां से निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इसके एसआई यूनिट्स निकल के आते हैं, दैट इज टेस्ला। ये साइंटिस्ट का नाम है टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के ये एसआई यूनिट्स है, मेरे पास निकल के आ रहे हैं न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसी तरह से एसआई यूनिट्स निकल के आते हैं टेस्ला। एक और इसके एसआई यूनिट्स निकल के आते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से ड्राइव किया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर यूनिट्स होते हैं, वेबर आर दी एसआई यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या था, अरे यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, सेम वैसा ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, फाई के साथ डिनोट करते थे ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं वेबर, ये वैसा ही निकल के आएगा जैसे पहले किया था। चलो खैर, अब इसके ऊपर बाद में बातें करेंगे, ठीक है। अब ये जितने भी हमने बातें की हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सारे के सारे, ठीक है, डेंजरस है, घर में मत कर लेना, ठीक है। घर में ट्राई मत करना ऐसी बातों को, बड़े ही बहुत ज्यादा डेंजरस एक्सपेरिमेंट हैं, बड़े ध्यान से करने वाले हैं, अंडर द ऑब्जर्वेशन ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। और पंगा लेके बैठे हो पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। चलिए अब मैग्नेटिक फील्ड की डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, डिटर्मिनेशन ऑफ बी वेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो योद्धा निकल के आ रहा था, ठीक है, जिसने इसके ऊपर काम किया, उस साइंटिस्ट का नाम निकल के आ रहा था बायोट सैवर्ट। बायोट सैवर्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए, ठीक है, जिसमें उसने ट्राई किया था कि पता कर सकें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड, को ऐसा रिजल्ट्स पता चल जाए तो, ठीक है। अब उसने क्या किया, बायोट सैवर्ट ने क्या किया, बायोट सैवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक करंट कैरिंग वायर ली आई करंट के साथ, ठीक है, और एक कोई पी पॉइंट ले लिया जिसके ऊपर उसने मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फाइंड किया, ठीक है। उसने क्या किया, करंट कैरिंग वायर ली, करंट कैरिंग वायर के ऊपर आई करंट पास कर रहा है और दूर उससे, ठीक है,
P पॉइंट ले लिया जहां पर उसने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दिया, जहां पर उसने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर दिया। अब बायट सैवर्ट को इतना पता चल चुका था कि कंप्लीट वायर, ठीक है, कंप्लीट वायर, ठीक है। अब करंट क्या कर रहा है, करंट पूरी वायर में से आई करंट धीरे धीरे ऊपर की तरफ डायरेक्शन, मतलब एक पोजीशन पर सेट नहीं बैठ रहा, ठीक है। आई करंट जो है अपनी पोजीशन बार बार चेंज करता जा रहा है। तो उसे ये पता चल गया था कि कंप्लीट वायर, ठीक है, कंप्लीट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, इज इम्पॉसिबल टू फाइंड। मतलब सारी की सारी वायर को अगर एक ही बार में, अगर इन वन टाइम ओनली अगर वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करेगा तो वो उसे पता चल गया था कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट मूव कर रहा है, आगे आगे ऊपर ही ऊपर बढ़ता जा रहा, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब सपोज करो, ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, सपोज करो वायर मेरी इस तरह से निकल के जा रही है, तो यहां पर करंट अपवर्ड जा रहा है, यहां पर करंट डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो मैग्नेटिक कंपास के केस में मैंने क्या बताया था आपको, मैग्नेटिक कंपास में मैंने बोला था अगर करंट एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तब डिफ्लेक्शन कुछ और होगी, करंट अगर डाउनवर्ड आएगा तब डिफ्लेक्शन कुछ और हो जाएगी। देखो ये है तो कंप्लीट वायर ही है ना, ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर, तो यहां पर दोनों पॉइंट्स, एक ही वायर के अंदर करंट दो बार जा रहा है, तो एक ही वायर के अंदर करंट दो डायरेक्शन शो कर रहा है, तो पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग निकल के आएगी, डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है। तो उसे ये समझ में आ चुका कि अगर वो कोशिश करेगा कंप्लीट वायर की हेल्प के साथ मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो दैट इज इम्पॉसिबल। उसे ये बातें एक्सपेरिमेंट्स जो उसने किए थे उससे पहले ही समझ में आ चुके थे, ठीक है। तो उसने इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, उसने क्या किया, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड, ही फाइंड, उसने क्या किया, उसने एक डीएल वेक्टर लिया, ठीक है, उसने एक डीएल वेक्टर लिया, ठीक है, स्मॉल लेंथ, ठीक है, पूरी वायर की जो आई करंट निकल के आ रहा है, ठीक है, पूरी वायर में से जो आई करंट निकल के आ रहा है उसने उस वायर की एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर, ठीक है। सपोज करो ये आई करंट जा रहा है तो उसने क्या किया, एक छोटी सी लेंथ, ये डीएल लेंथ कंसीडर कर वायर को, ठीक है। अब ये छोटी सी लेंथ के कारण पी पॉइंट के ऊपर उसने पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके देखा, वायर का स्मॉल पोर्शन ऑफ द लेंथ लिया, स्मॉल लेंथ डीएल लिया, इसके कारण उसने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, ठीक है। अब अगर ये स्मॉल लेंथ के कारण वो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा था तो उसे मालूम था ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसलिए उसने उसे डीबी वेक्टर के साथ डिनोट किया, इसलिए उसने उसे डीबी वेक्टर के साथ डिनोट किया। अब ये स्मॉल लेंथ जो निकल के आ रही है उसने इसे डीएल वेक्टर को नाम दिया करंट एलिमेंट, उसने इसे नाम क्या दिया, करंट एलिमेंट का नाम, ठीक है। और पूरी वायर की हेल्प के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल रहा, उसने वायर का एक स्मॉल पोर्शन लिया डीएल, डीएल की हेल्प के साथ पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का निकाला। अब उसे मालूम है अगर वो स्मॉल लेंथ ले रहा है, डीएल ले रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या निकल के आएगी, स्मॉल निकल के आएगी, इसलिए उसने स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को डीबी वेक्टर के साथ, और डीएल वेक्टर को उसने नाम दे दिया करंट एलिमेंट का। क्या नाम दे दिया, करंट एलिमेंट का नाम दे दिया, ठीक है। अब सारी ऑब्जर्वेशन में उसने समझ में आ गया, उसने सारा एक्सपेरिमेंट किया। अब सारे एक्सपेरिमेंट को करके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उसने निकाली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल वेक्टर, ठीक है, ड्यू टू डीएल वेक्टर मतलब लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू डीएल वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म उसकी निकल के आ रही थी, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर
डिवाइडेड बाय आर, ये उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल गया, ये आर वेक्टर निकल गया। जो ये डीएल वेक्टर और पी पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकल के आ रहा है दैट इज आर, उसे कहते हैं आर। और ये एंगल जो निकल के आ रहा है दैट इज थीटा, जो एंगल निकल के आ रहा है दैट इज थीटा। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, यहीं पर लिखना हूं रिजल्ट दोबारा। ठीक है, डीबी वेक्टर उसका क्या निकल के आया। अब ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए बायट-सैवर्ट ने जो जो वैल्यूज निकाली उसने उसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी, उसने उसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दी। तो उसे साफ साफ पता चल रहा था कि ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट है। ये मैं ब्लैक कलर के साथ करंट एलिमेंट दो शो कर दूं, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द पी पॉइंट। ठीक है, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द पी पॉइंट एंड द डीएल वेक्टर। अब ये मेरी वेक्टर फॉर्म निकल के आ रही है इसकी। अगर वेक्टर फॉर्म निकल के आ रही है तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी। ठीक है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये निकल के आ रही थी, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, अब इसकी कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन की बात निकल के आ रही। तो बायट-सैवर्ट को इतना इंटेलिजेंट था कि उसे ये बात समझ में आ चुकी थी कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, करंट तो मेरी स्केलर क्वांटिटी है, उसकी हेल्प के साथ डायरेक्शन कैसे निकालेगा। ठीक है, अब बायट-सैवर्ट को ये एक्सपेरिमेंट शुरू करके ऑब्जर्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हुए ये बातें पहले से क्लियर थी। दिस इज द रीजन उसने क्या किया, करंट एलिमेंट जो लिया उसे वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करके चल रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन थी, ये बायट-सैवर्ट को अच्छी तरह से मालूम था। ठीक है, लेकिन बायट-सैवर्ट को यह भी मालूम था कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब डायरेक्शन के कंसेप्ट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के लिए बायट-सैवर्ट ने जो करंट एलिमेंट कंसीडर किया था दैट इज डीएल वेक्टर, उसे उसने वेक्टर क्वांटिटी का नाम दिया, उसे वेक्टर क्वांटिटी का नाम दिया। अब ये वेक्टर क्वांटिटी जो डीएल वेक्टर मेरा निकल के आ रहा है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर इज ऑलवेज in the direction of current, in the direction of current। करंट दिस डायरेक्शन में जाएगा, डीएल वेक्टर मेरा उसी डायरेक्शन में। ठीक है, करंट की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही बात? नोट कर लो पहले इतना, फिर मैं अगले टॉपिक के ऊपर जा रहा हूं। गर्मी बहुत है, पानी पी लूंगा साथ में। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इतना। अच्छा लग रहा है यहां तक? समझ में आ रही बात? बोल दिया करो यार। अरे रिप्लाई दे दो कम से कम, दूंगो यार, तेरे अलावा बाकी भी तो बैठे हैं। और समझ में आ रहा है यार? मैं रिमूव करने शुरू कर दूंगा अगर रिप्लाई नहीं देना। बोल के रिप्लाई दे दो भाई। चलो, मानव ने दे दिया, शुक्र है। कुछ बात कर लिया करो यार। ठीक है, तो यहां से मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि उसने डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या मान के चला, इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है,
तो उसने यहां पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की फाइंड करने के लिए ऑलरेडी एक नया वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करके चलना शुरू कर दिया था। एक नया वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करके चलना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकल के आ रही है? अब डायरेक्शन की तरफ ध्यान दो। इस पे क्रॉस प्रोडक्ट के कारण निकल के आ रही है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मुझे क्या दे रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट दे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। ठीक है, मुझे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर क्या दे रही है? डायरेक्शन ऑफ करंट दे रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर मैं बात कर लूं, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बात कर लूं। भूल गया होगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते थे? अगर आपको याद हो, ये आई कैप है, ये जे कैप है। ठीक है, अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप ले रहा हूं तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है आई एम मूविंग टुवर्ड, आई एम मूविंग फ्रॉम आई वेक्टर आई कैप टू जे कैप। ठीक है, आई कैप टू जे कैप की तरफ मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? ठीक है, अगर आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना हो तो हम ऐसे कैसे करते थे? आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, यही निकल के आता था। ठीक है, इसी तरह से अगर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की बात की जाए तो इसका मतलब यह निकल के आ रहा है कि मैं इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हूं, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जा रहा हूं, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जा रहा हूं। अगर डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ जा रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू साइन थीटा निकल के आ रहा है। ठीक है, साथ में ये एन कैप अगर डाल दोगे तो ये डायरेक्शन में जाता है। तो आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे आप? राइट हैंड थंब रूल के साथ, राइट हैंड थंब रूल के साथ निकालते। ठीक है, कैसे करते थे? अगर अब यहां पर अगर करके बताऊं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर करते देखें तो क्या निकल के आएगा मेरा? डी से आर की तरफ जाते हुए तो कर्ली फिंगर्स। ठीक है, डी से आर की तरफ जाते हुए हम ये क्या करते हैं? कर्ली फिंगर्स। तो थंब हमें बताता है डायरेक्शन, थंब जिस डायरेक्शन में निकल के आएगा वो पता चलता है। ठीक है, अपने राइट हैंड की ठीक है, लो फिंगर्स लो, बाकी की फिंगर्स को कर्व करो, जो डायरेक्शन मेरी थंब की निकल के आ रही है वो डायरेक्शन निकल के आएगी। खैर इसके ऊपर बाद में आते हैं। ठीक है, डायरेक्शन के ऊपर बाद में आते हैं, इतना बस याद रख लो ये वेक्टर्स के बीच में। हम स्केलर फॉर्म के ऊपर आते हैं, स्केलर फॉर्म के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब स्केलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखा जाए, ठीक है, डीबी, तो वो क्या निकल के आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी सॉल्व करके। अभी मैंने स्केलर वेक्टर लिया तो इसमें डायरेक्शन नहीं उठा रहा, तो कटिंग कर दी, ये आर से ये आर की कटिंग कर दी, तो मेरे पास निकल के आ रहा है ये। अब बच्चा ये याद करता है, बुक्स में भी मैक्सिमम यही दिया होता है। ये फॉर्मूला याद करना ज्यादा इजी है, स्केलर फॉर्म याद करनी ज्यादा इजी है, स्केलर फॉर्म याद करनी ज्यादा इजी है मेरे लिए रादर देन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म जो मेरी निकल के आ रही है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। वेक्टर फॉर्म मेरा जो होता है बच्चे को तंग करता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकल के आ, बच्चे को ये स्केलर फॉर्म इजी लगती है याद करनी। म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, इजी लगता है इसे याद करना। ठीक है, तो यहां से उसने क्या निकाला कंक्लूजन उसका, ठीक है, जो बुक्स में दिया होता है। अब हमने जितना भी स्टडी किया, ठीक है, बुक्स में सीधा ये बात की जाती है, बुक्स में बायट सावर्ट लिख के, बायट सावर्ट लिख के, बायट सावर्ट के सीधे सीधे ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बात की होती है।
कि बायट-सैवर्ट ने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। ये बुक्स के अंदर दिया होता है, अलग अलग बुक्स में ऐसे ही दिया होता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बाद में दी जाती है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म वो बाद में बताते हैं। हालांकि अगर सही वे से अगर देखा जाए तो वेक्टर फॉर्म अगर बच्चे को पहले बताओ तो उसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में निकल गया। तो वेक्टर फॉर्म्स के साथ भागता नहीं है, वेक्टर फॉर्म के साथ भागता नहीं है। तो यहां से वो कंक्लूड पता कैसे करते हैं, बुक्स के अंदर कैसे कंक्लूड करते हैं, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसे नाम दे देते हैं कांस्टेंट। इस चीज को नाम दे देते हैं कांस्टेंट। इस चीज को नाम दे दिया कांस्टेंट। ठीक है, तो ये वाला जो कांस्टेंट मेरा निकल के आ रहा है आपके सामने, वटेवर जो भी ये मेरा कांस्टेंट निकल के आ रहा है, इसकी वैल्यू निकल के आती है 10 रेज़ टू पावर माइनस। इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आती है 10 रेज़ टू पावर माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी 10 रेज़ टू पावर माइनस। ठीक है, जैसे लाइक अगर आप याद हो, लाइक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक आपको याद हो, उसके अंदर हम जैसे लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकल गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकल गया। ठीक है, तो म्यू नोट याद रखो, एप्सिलॉन नॉट जैसे था परमिटिविटी, उसी तरह से म्यू नोट निकल के आता है परमिटिविटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है, जैसे एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग निकल के आता था, उसी तरह से म्यू नॉट का मीनिंग निकल के आ रहा है कि वो कितना अलाउ कर रही है आपस में इंटरेक्शन। ठीक है, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है और चार्ज जो मोशन के अंदर है, उनके बीच में जो फोर्सेस की इंटरेक्शन है वो कितनी ज्यादा अलाउ करेगी, तो वो एक तरह से परमिटिविटी है। हर अगर आप बात करोगे, हर मटेरियल की डिफरेंट निकल के आएगी परमिटिविटी। एवरी मटेरियल की परमिटिविटी क्या निकल के आएगी, डिफरेंट निकल के आएगी, सेम नहीं निकल के आएगी। ठीक है, तो आप यहां से रिलेटिव परमिटिविटी, ये म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला देख सकते हो, म्यू अपॉन म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव परमिटिविटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव परमिटिविटी। हर मटेरियल की परमिटिविटी डिफरेंट होगी। एयर की ऑलमोस्ट वैक्यूम के इक्वल ही मान के चलते हैं, वो तो आपको मालूम ही है, हालांकि इक्वल होती नहीं है पर मान के चलते हैं, हम कंसीडर यही करके चलते हैं कि वैक्यूम के इक्वल। ठीक है, अगर एसआई यूनिट्स की बात करें, इसके एसआई यूनिट्स की बात करें तो इसके एसआई यूनिट निकल के आते हैं न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। अगर एसआई यूनिट्स की बात करें, चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो। ठीक है, मैं पर ड्राइव करने के मूड में नहीं हूं, ये कर दूं, चलो कर ही देता हूं। ठीक है, अब देखो B मेरे पास निकल के आ रहा था म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड के मैंने यूनिट्स बताए थे आपको, क्या निकल के आते हैं, न्यूटन एम्पेयर पर मीटर। म्यू नॉट के निकालने हैं, 4 पाई कांस्टेंट है, इसके एम्पेयर, ये डिस्टेंस मीटर में, साइन थीटा यूनिट लेस है, ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला m इसकी पावर को मारेगा, ये m इसकी पावर को मारेगा। ठीक है, ये a इधर आके डिवाइड हो गया, तो म्यू नॉट के यूनिट्स क्या निकल गया है,
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है जी, न्यूटन पर एम्पियर। अब अगेन इसी फॉर्मूले के ऊपर आ रहा हूं, डिस्कशन कर लें अभी। अगर मेरे पास ये सारी चीज निकल के आ रही है तो याद रखिएगा, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ करंट एलिमेंट इज देयर, एप्लीकेबल ओनली इफ ना लिखें, फॉर करंट एलिमेंट। डीएल के लिए ही एप्लीकेबल है, पूरी वायर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स निकल के आती है, डायरेक्शन तो पता करनी है। एंड फॉर डायरेक्शंस वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल फॉर डीएल वेक्टर क्रॉस आर। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो, डायरेक्शन के लिए डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर यूज कर लो। ठीक है, अब डीएल क्रॉस आर को अगर समझना है, सपोज करो ये आर वेक्टर निकल के आ रहा है, ये डीएल वेक्टर निकल के आ रहा है, ये इनके बीच में एंगल निकल के आ रहा है थीटा डिग्री का। ठीक है, तो याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट तक कब लगता है, इफ। ठीक है, अब याद रखो टेल से टेल। ठीक है, दो वेक्टर्स की टेल जहां पर कोइंसाइड करेंगी तभी क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे। ठीक है, दो वेक्टर्स की अगर टेल आपस में कोइंसाइड करेगी तभी क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है। अगर टेल्स आपस में कोइंसाइड नहीं करे तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स का कंसेप्ट चलता। अब ध्यान से देखो, मेरे पास डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर है, तो जो पहला वेक्टर है उस वेक्टर की, ठीक है, पहले वेक्टर की डायरेक्शंस में जाते हुए, ठीक है, आर की डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है, अपने राइट हैंड को ले, वो राइट हैंड को लेके बात क्या करनी है हमने, जिस डायरेक्शन के अंदर पहला वेक्टर जा रहा है वो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मूव करो। जो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ आप मूव करोगे, ठीक है, इस तरह से जो मैं शो कर रहा हूं, तो आपको पता चलेगा ये पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो ये सेशन खत्म होने के बाद अपना स्क्रू रूल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पेचकस उठाइएगा, पेचकस के हिसाब से पेच लगाने की कोशिश करिएगा। जिस डायरेक्शन में आप पेच को घुमा रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमा रहे हो, ठीक है, नोट करो वो डायरेक्शन और देखो जो आपका नेल निकल के आ रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। या तो वो इनवर्ड मूव करेगा या तो बैकवर्ड मूव करेगा, आउटवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें राइट हैंड थंब रूल को लगाना। तो यहां पर मेरा ये केस निकल के आ रहा है इनवर्ड का, जो मैंने यहां पर डायरेक्शन शो की है ये मेरा केस निकल के आ रहा है इनवर्ड का निकल के आ रहा है। अब चेक कर लो चाहे, ठीक है, पूरा हाथ घुमाया, थंब मेरा क्या निकल के आ रहा है, इनवर्ड निकल के आ रहा है। थंब मेरा क्या निकल के आ रहा है, इनवर्ड निकल के आ रहा है। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मेरी वेक्टर फॉर्म निकल के आती है, हम उसे ध्यान में नहीं रखते, स्केलर फॉर्म को रखते हैं। स्केलर फॉर्म मैग्नीट्यूड देती है एंड डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर ये अगर मुश्किल लग रहा है तो इसका एक शॉर्टकट भी ढूंढा हमने, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी ढूंढा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्या निकल के आ रहा है, अब आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड इसका निकल के आ गया, आई जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो नोट कर लो। ठीक है, पी पॉइंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, पी पॉइंट के ऊपर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, अब ये वाला मेथड मुश्किल निकल के आ रहा है। ठीक है,
डिफिकल्ट है ये वाला मेथड। इस मेथड के साथ अगर आप डायरेक्शन निकालते हो तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है, ये मेथड इजी निकल गया। अब ये मेथड में क्या करना है, अगेन राइट हैंड थंब रूल उठाना। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये कर्वी फिंगर्स जो निकल के आ रही है, ये कर्व, ये देख रहे हो कर्वी फिंगर्स पी की तरफ जा रही हैं। अगर पी पॉइंट के ऊपर जा रही है, पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ये कर्वी फिंगर्स पी पॉइंट में इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो ये क्या जा रही है, इनवर्ड जा रही है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन ये मुझे बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये डायरेक्शन बता रहा है मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। तो इसे कहते हैं, ये रूल को कहते हैं राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, जिसमें थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड उसके बाद मेरी कर्वी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उनकी डायरेक्शन की हेल्प के साथ, अगर पी पॉइंट के ऊपर कर्वी फिंगर्स इनवर्ड जा रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अगर पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर क्यू पॉइंट देखूं, ये मेरा क्यू पॉइंट निकल के आ रहा है, अगर मैं यहां पर क्यू पॉइंट देखूं, क्यू पॉइंट के ऊपर अगर राइट हैंड पाम रूल लगाता हूं तो क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, आउटवर्ड निकल के आ रही है। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्यू पॉइंट के ऊपर मेरी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की निकल के आ रही है वो क्या निकल के आ रही है, आउटवर्ड, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर देखो डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, वहां पर देखो डायरेक्शन मेरी क्या निकल के आ रही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, आज का सेशन में बस इतना ही। मैग्नेटिक फील्ड को समझिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या बता रहा है हमें, मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, अंडर दी ऑब्जर्वेशन की जाती हैं। बड़े ध्यान से इन एक्सपेरिमेंट्स को करने की गलती मत करिएगा घर पे, और कोई ना कोई पंगा लेके मत बैठे हो। ऐसा ना हो कि हाँ जोश जोश में हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर लें कि घर में वायर तो पड़ी हुई है, चलो ठीक है यार उसकी इंसुलेशन उतार के काम शुरू करें। ऐसा काम मत कर लेना, करंट पास करवा के, ऐसा कोई काम मत करना। ये सारी बहुत हाईली ऑब्जर्वेशन के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट्स की ऑब्जर्वेशन को मैंने एक स्टोरी की फॉर्म के अंदर आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है, जिसमें हमने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर लिया और डायरेक्शन का मेथड भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। कल हम एक आध आर्टिकल